Today, if I am envious of anyone, I would say it is the Malayalam writers and actors. You have introduced me to Malayalam cinema. Really? Yes. Are you a fan as well? Oh my God. Oh my God. Always. The great thing about Malayalam cinema this year so far has been everybody's made a film with a lot of. I have so much of respect for the Malayalam film industry. Enna porthavarikku it's the best film industry in India. Tollywood or Telugu industry is something that all of us are looking at with very keen interest right now. Because you guys really, taught us to start dreaming big. सबसे पहले तेलुगु सिनेमा से बाहुबली 2 आती है और 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर देती है जिसे उस वक्त तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। उसके बाद बॉलीवुड से दंगल आती है जो 1000 करोड़ क्लब में एंट्री लेकर इंडियन सिनेमा को ग्लोबली एक नई पहचान दिलाती है। और फिर कन्नड़ इंडस्ट्री से KGF चैप्टर 2 आती है जो इसी माइलस्टोन को अचीव करके ये साबित कर देती है कि अगर प्रेजेंटेशन ग्रैंड हो और स्टोरी टेलिंग मास कनेक्ट करे तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं रहती। ये तीनों फिल्म्स अपनी अपनी इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ हिट्स नहीं थी बल्कि ट्रेंड सेटर्स थी जिन्होंने पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस का इक्वेशन बदल दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दो ऐसी मजबूत इंडस्ट्रीज भी हैं, तमिल सिनेमा और मलयालम सिनेमा, जो कंटेंट और क्वालिटी में किसी से कम नहीं लेकिन आज तक 1000 करोड़ का आंकड़ा टच नहीं कर पाई हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? जब अच्छी फिल्म्स तमिल और मलयालम सिनेमा दोनों ही कंसिस्टेंटली दे रहे हैं तो फिर 1000 करोड़ का ड्रीम आज भी ड्रीम ही क्यों बना हुआ है? अगर मलयालम सिनेमा को क्लोजली देखें तो वहाँ की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स का कंबाइंड कलेक्शन लगभग 1943 करोड़ के आसपास आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना कलेक्शन तो सिर्फ धुरंधर अकेले कर चुकी है। इससे साफ समझ आता है कि स्केल और रीच के मामले में गैप कितना बड़ा है। अब स्पेसिफिकली मलयालम सिनेमा की बात करें तो वहाँ की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2025 की लोका चैप्टर 1 जिसने करीब 305 करोड़ का कलेक्शन किया था। और यही फिगर ये दिखाने के लिए काफी है कि मलयालम इंडस्ट्री के लिए 500 करोड़ भी अभी एक ह्यूज माइलस्टोन है। तो 1000 करोड़ तो अभी काफी दूर की बात है क्योंकि आज तक लोका को छोड़कर वहां की किसी भी फिल्म ने 300 करोड़ का भी मार्क क्रॉस नहीं किया है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मलयालम सिनेमा में क्वालिटी की कमी है, बल्कि अगर पूरे इंडियन सिनेमा में कंटेंट ड्रिवन स्टोरी टेलिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मलयालम इंडस्ट्री को ही मिलता है। और मेरी इस बात से हर 10 में से कम 6 लोग एग्री करेंगे कि मलयालम सिनेमा सबसे स्ट्रॉन्ग और रियलिस्टिक कंटेंट डिलीवर करता है। लेकिन यही स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इसका लिमिटेशन भी बन जाती है क्योंकि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स के लिए 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस अचीव करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जब तक स्क्रीन पर पुष्पा 2, जवान, KGF 2, RRR या फिर धुरंधर सीरीज जैसी लार्जर देन लाइफ मास एंटरटेनर्स नहीं आती तब तक मेजॉरिटी ऑडियंस थिएटर तक जाने के लिए उतनी एक्साइटेड नहीं होती। बाकी स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाली फिल्म्स को लोग आराम से टीवी या OTT पर देख लेते हैं। और अगर पैटर्न ऑब्जर्व करें तो जितनी भी फिल्म्स ने 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है वो मेजॉरिटी मास ऑडियंस की वजह से पॉसिबल हुआ है, ना कि सिर्फ क्लास ऑडियंस की वजह से। मलयालम सिनेमा का ऑडियंस बेस कंपैरेटिवली छोटा है, खासकर जब इसे हिंदी और तमिल मार्केट से कंपेयर किया जाए। लेकिन असली फर्क आता है पैन इंडिया अप्रोच में। कोई है जिसे तूने दुश्मनी नहीं की। जितनी भी फिल्म्स ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है उनमें से ज्यादातर फिल्म्स पैन इंडिया लेवल पर एग्रेसिवली रिलीज की गई थी। और यही मलयालम सिनेमा का एक बड़ा वीक पॉइंट है कि वो अभी तक पैन इंडिया मार्केट को उस स्केल पर टारगेट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आवेशम एक प्रॉपर मास कमर्शियल एंटरटेनर थी, लेकिन फिर भी हम में से बहुत कम लोगों ने इसे थिएटर्स में एक्सपीरियंस किया होगा। और इसका मेन रीजन यही है कि इस फिल्म को पैन इंडिया ऑडियंस को ध्यान में रखकर पोजीशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से मलयालम फिल्म्स को लोग मेजॉरिटी OTT कंटेंट की तरह कंज्यूम करते हैं, ना कि थिएट्रिकल इवेंट की तरह। और अगर जनरली भी देखा जाए तो बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि मलयालम सिनेमा कोई प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म बनाता हो, और अगर कभी बना भी लेता है तो पैन इंडिया लेवल पर उसकी मार्केटिंग काफी वीक रहती है। ये सारी चीजें मलयालम सिनेमा इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसा कर नहीं पाता। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है बजट लिमिटेशन। क्या हुआ, तुम बहुत बिजी हो क्या? टेंशन मत लो, गर्लफ्रेंड के साथ बिजी नहीं था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार प्रपोजल था। मलयालम सिनेमा अपनी फिल्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट बजट में बनाता है। ऑन एवरेज यहाँ तक कि बड़े से बड़े स्टार्स की फिल्म्स भी लगभग 20 से 40 करोड़ के बजट में ही बनती हैं। और जब भी मलयालम इंडस्ट्री ने हाई बजट फिल्म बनाने की कोशिश की है तो ज्यादातर केसेस में वो बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई है। इसी वजह से प्रोड्यूसर्स को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए सेफ खेलना पड़ता है और बजट्स को कंट्रोल में रखना पड़ता है। अगर हाईएस्ट बजट मलयालम फिल्म की बात करें तो वो थी मोहनलाल सर की L2 एम्पुरान, जिसका बजट करीब 150 to
to 170 करोड़ का था। अब जब इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ही लगभग 300 करोड़ कमा रही है तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि कोई भी प्रोड्यूसर 200 या 250 करोड़ इन्वेस्ट करके पैन इंडिया लेवल की बड़ी फिल्म बनाने का रिस्क क्यों नहीं लेगा। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मलयालम सिनेमा के बिगेस्ट स्टार्स जैसे ममूटी, मोहनलाल, दुलकर सलमान, पृथ्वीराज सुकुमारन, इनकी फिल्म्स भी अपने खुद के स्टेट केरल में डे 1 पर 20 करोड़ का आंकड़ा अचीव नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, फहद फासिल की आवेशम का केरल डे 1 कलेक्शन लगभग 3.5 करोड़ था, मंजुमेल बॉयज का करीब 3.35 करोड़ और ममूटी सर की टर्बो का अराउंड 6.15 करोड़। वहीं लोका चैप्टर 1 ने डे 1 पर करीब 6.63 करोड़ कमाए। यही लो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल मलयालम सिनेमा को बड़े रिस्क लेने से रोकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि जब तक रिस्क नहीं लिया जाएगा तब तक मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल भी अचीव नहीं किया जा सकता। KGF चैप्टर 1 और बाहुबली द बिगिनिंग ये दोनों ही अपनी अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रिस्की प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट हाई बजट अटेम्प्ट्स थी और वही आगे चलकर गेम चेंजर्स बन गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो मलयालम सिनेमा के सामने 1000 करोड़ की फिल्म बनाने के लिए कई चैलेंजेस हैं। ना तो उनके पास ऐसा मैसिव ओपनिंग देने वाला स्टार सिस्टम है और ना ही ऐसे डायरेक्टर्स जिनके नाम पर ऑडियंस ब्लाइंडली थिएटर पहुंच जाए और मिनिमम गारंटीड कलेक्शन का भरोसा हो। अब अगर तमिल सिनेमा की बात करें तो उसकी सिचुएशन मलयालम सिनेमा से काफी अलग है। तमिल इंडस्ट्री बड़े बजट की फिल्म्स बनाती है, इसलिए बजट कोई इशू नहीं है। उनके पास बड़े स्टार्स भी हैं जो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिला सकते हैं और एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स भी हैं जिनके नाम पर ऑडियंस थिएटर तक खिंची चली आती है। फिर भी सवाल वही है, सब कुछ होने के बाद भी तमिल सिनेमा आज तक 1000 करोड़ का आंकड़ा क्यों नहीं छू पाया। अगर नंबर्स देखें तो तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है रजनीकांत सर की 2.0, जिसने लगभग 650 करोड़ से 800 करोड़ के बीच कलेक्शन किया। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रजनीकांत सर की ही है, जेलर, जिसका कलेक्शन करीब 650 करोड़ के आसपास है। अगर तमिल सिनेमा की टॉप 25 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट देखी जाए तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन थलापति विजय और रजनीकांत सर का ही है। इन दोनों एक्टर्स की फिल्म्स डोमिनेट करती हैं इस लिस्ट को। इनके अलावा चियान विक्रम, अजीत कुमार और कमल हसन सर की कुछ फिल्म्स भी शामिल है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि धनुष या सूर्या जैसे पॉपुलर एक्टर की एक भी फिल्म इस टॉप 25 की लिस्ट में नजर नहीं आती। लेकिन फिर भी तमिल सिनेमा के पास रजनीकांत जैसा स्टार है जिनकी फिल्म्स वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 200 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती हैं। वही इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले चुके थलापति विजय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म लियो है, जिसने करीब 620 करोड़ का कलेक्शन किया। और लियो एक प्रॉपर पैन इंडिया रिलीज थी, मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी। लेकिन इसके बावजूद इसका मैक्सिमम कलेक्शन तमिलनाडु से ही आया और किसी भी दूसरे स्टेट से ये फिल्म 100 करोड़ तक नहीं पहुंच पाई। इसका सिंपल रीजन है हिंदी मार्केट कनेक्ट की कमी। लियो हिंदी ऑडियंस को इफेक्टिवली केटर नहीं कर पाई और ऑनेस्टली मेकर्स ने भी हिंदी बेल्ट में उतनी एग्रेसिव प्रमोशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट नहीं की। अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी फिल्म्स ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है उनमें हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हिंदी ऑडियंस का ही रहा है। चाहे बाहुबली 2 हो, KGF 2, कल्कि, RRR, पठान, जवान या फिर धुरंधर 1-2, इन सभी फिल्म्स में हिंदी मार्केट ने मैसिव रोल प्ले किया है। और यही वो एरिया है जहां तमिल सिनेमा पीछे रह जाता है। रजनीकांत सर की 2.0 को छोड़ दें तो शायद ही कोई तमिल फिल्म हो जिसने हिंदी मार्केट को पूरी तरह कैप्चर किया हो। हालांकि PS1 के मेकर्स ने हिंदी ऑडियंस तक पहुंचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ऑडियंस उस फिल्म के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोग बाहुबली जैसी ग्रैंड एक्शन स्पेक्टेकल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन PS1 उस एक्सपेक्टेशंस को डिलीवर नहीं कर पाई। फिर भी तमिल इंडस्ट्री में PS1 एक बड़ी सक्सेस थी और जनरली देखा जाए तो किसी भी सक्सेसफुल फिल्म का पार्ट 2 पार्ट 1 से ज्यादा कलेक्शन करता है। चाहे फिर आप बाहुबली, KGF या पुष्पा को ही देख लो, हर सक्सेसफुल फ्रेंचाइज में पार्ट 2 का कलेक्शन पार्ट 1 से बड़ा रहा है। लेकिन PS सीरीज के केस में बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। PS2 का कलेक्शन PS1 से भी कम रहा और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था वीक हाइप बिल्डअप। मेकर्स पार्ट 2 के लिए वो एक्साइटमेंट क्रिएट ही नहीं कर पाए और ऑडियंस भी कहीं ना कहीं उतनी इंटरेस्टेड नहीं दिखी। इसका सीधा प्रूफ है डे 1 नंबर्स, जहां PS1 ने तमिलनाडु में लगभग 24.7 करोड़ का ओपनिंग लिया था, वहीं PS2 का डे 1 कलेक्शन सिर्फ 16.25 करोड़ रहा, जो क्लियरली दिखाता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट ड्रॉप हो चुका था। और यही रीजन बना इसके ओवरऑल कलेक्शन का, जहां PS1 ने करीब 500 करोड़ कमाए, वहीं PS2 सिर्फ लगभग 345 करोड़ पर रुक गई। और ऑनेस्टली तमिल सिनेमा की मेजॉरिटी फिल्म्स के साथ यही प्रॉब्लम रही है, वो हिंदी ऑडियंस को इफेक्टिवली केटर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो हिंदी मार्केट का मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल यूटिलाइज ही
नहीं कर पाती, क्योंकि अगर लियो और जेलर हिंदी बेल्ट में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती तो इन दोनों फिल्म्स का कलेक्शन इजीली 1000 करोड़ के आसपास पहुंच सकता था। 2.0 को छोड़ दें तो आज तक तमिल इंडस्ट्री से कोई भी बाहुबली लेवल की फिल्म नहीं आई है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि थलापति विजय और रजनीकांत सर के अलावा शायद ही कोई ऐसा स्टार है जिसके नाम पर प्रोड्यूसर्स 500 से 600 करोड़ का रिस्क ले सकें। बट अब तो थलापति भी इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं। देखो, आप मानो या ना मानो, बट रियलिटी यही है कि सिर्फ थलापति विजय और रजनीकांत सर में ही वो पोटेंशियल नजर आता है जो तमिल सिनेमा को 1000 करोड़ क्लब तक पहुंचा सकता है। और अगर हाइपोथेटिकली ये दोनों एक ही फिल्म में साथ आ जाएं तो 1000 करोड़ अचीव करना ऑलमोस्ट सर्टेन हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों स्टार्स को ऑन बोर्ड लाने में ही करीब 400 से 500 करोड़ का खर्च आ जाएगा। और अगर फिल्म को बड़े स्केल पर बनाना है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही 300 से 400 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानी टोटल बजट लगभग 700 टू 800 करोड़ तक चला जाएगा, जो कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। ऊपर से थलापति विजय अब पूरी तरह एक्टिंग से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो चांसेस और भी कम हो जाते हैं कि ये कोलैबोरेशन कभी रियलिटी बने। लेकिन फिर भी मलयालम सिनेमा के कंपैरिजन में तमिल सिनेमा के पास ज्यादा चांसेस हैं 1000 करोड़ अचीव करने के, क्योंकि उनकी फिल्म्स ऑलरेडी 600 से 800 करोड़ के रेंज तक पहुंच चुकी हैं। तो 1000 करोड़ अब उनके लिए इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मलयालम सिनेमा के लिए अभी भी ये माइलस्टोन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, क्योंकि ना उनके पास ऐसा मैसिव ओपनिंग देने वाला स्टार सिस्टम है और ना ही ऐसे डायरेक्टर्स जिनके नाम पर मिनिमम गारंटीड कलेक्शन का ट्रस्ट बन सके। बट स्टिल, अगर मलयालम सिनेमा एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल एंटरटेनर बनाता है बड़े स्केल पर और उसे प्रॉपर पैन इंडिया लेवल पर मार्केट करता है तो 1000 करोड़ अचीव करना थियोरेटिकली पॉसिबल है। इवन अगर वो फिल्म केरल से सिर्फ 200 करोड़ भी कलेक्ट करे तब भी बाकी मार्केट से ये नंबर पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी मार्केट अलोन 500 टू 600 करोड़ का पोटेंशियल रखता है और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ मार्केट्स मिलकर आराम से 500 करोड़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मलयालम सिनेमा को KGF, बाहुबली, धुरंधर या पुष्पा जैसे लार्जर देन लाइफ कमर्शियल स्पेक्टिकल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दृश्यम, किष्किंधा कांडम, मंजूमल बॉयज या आवेशम जैसी फिल्म्स चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनका सिर्फ रीमेक बन सकता है। उनमें 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल नहीं होता। तो यही थे वो कुछ मेजर रीजंस जिनकी वजह से तमिल और मलयालम सिनेमा आज तक 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाए। अब आप क्या सोचते हो? आपके हिसाब से वो कौन सा बिगेस्ट रीजन है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज अभी तक 1000 करोड़ तक नहीं पहुंच पाई हैं? और क्या आपको लगता है कि रजनीकांत सर की जेलर 2 या बाकी किसी भी स्टार्स की फिल्म्स में वो पोटेंशियल है जो इस बैरियर को तोड़ सके? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। उसके अलावा और भी कुछ कहना हो तो भी कमेंट कर देना। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, हाइप और सब्सक्राइब तो करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।